नाज़रीन, नेतन्याहू का गजा की जंग ना रोकना अब इजराइल के लिए बहुत महंगा साबित हो रहा है। एक तो ऑलरेडी वो स्ट्रेटेजिक डिफीट खा चुका है, अब शदीद जानी नुकसान हो रहा है और इजराइल अल्टीमेटली अपने कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, बल्कि खुद इजराइल के बड़े हिस्टोरियंस, बड़े तजियाकार और जो ग्राउंड रियलिटीज है, जो दुनिया के बदलते हुए हालात है, जो कलेक्टिव वेस्ट का फॉल है, कई एक डायमेंशंस हैं, राइज ऑफ एशिया है, ये सब बता रहा है कि इजराइल जिस रास्ते के ऊपर है, जिस जंग को वो लंबा खींच रहा है। न्यूयॉर्क टाइम ने जो लिखा कि प्रोलॉन्गिंग वॉर फॉर इट्स ऑन पर्सनल इंटरेस्ट, बल्कि इजराइल जो है वो शिकस्त खा रहा है और अपने एब्सोल्यूट डिफीट की तरफ जा रहा है। अब नाज़रीन, वहां पर हलाकतें बहुत बढ़ गई हैं इजराइल की, इजरायली फौजियों की, और जिससे ऑलरेडी 21 महीनों में गुस्सा तो इजराइल के अंदर है, लेकिन अब ये जो शदीद उनका जानी नुकसान हो रहा है, अब एक ऐसी तहरीक वहां से उठ सकती है कि वो अचानक होगी और वो चंद घंटों के अंदर उठाकर नेतन्याहू को बाहर फेंक देगी। इस सतह की तहरीक भी अब इजराइल से अंदर से चल सकती है। मजीद इजरायली फौजी मारे गए हैं, गजा में इस वक्त शदीद लड़ाई रिपोर्ट की जा रही है और इजरायली फौजी जो है वो अब जंगी कैदी बन रहे हैं। अब ये एक नया फिनोमेना वहां पर शुरू हो गया है कि इजरायली फौजी हमास के हाथों जंगी कैदी बन रहे हैं और साथ उनका असलहा जो है वो भी हमास अपने कब्जे में ले रही है। इसके साथ ईरान ने खबरदार किया है कि एक बार फिर मामला रीजनल वॉर की तरफ जा सकता है, ईरान जंग की तरफ जा सकता है। और दूसरी तरफ सीरिया के अंदर नाज़रीन इस वक्त बड़े क्लैशेस हो रहे हैं और काफी खौफनाक सूरत हाल है। वहां पर सिविलियंस की कैजुअलिटीज हो रही हैं और डजन्स ऑफ हलाकतें वहां पर हो चुकी हैं और दरूज भी उसमें इन्वॉल्व हैं। दरूज ने इजराइल को कहा है कि वो आकर उनकी जब वो मदद करें, तो वहां पर भी सूरत हाल काफी ज्यादा अनस्टेबल है। और जो तिजारती जंग है वो इस तरह से आगे बढ़ रही है कि यूरोप ने कहा है कि वो जवाबी टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगाएगा। मैक्रोन का बड़ा सख्त तरीन रिएक्शन अमेरिका के खिलाफ आया है, बड़ा दो टोक रिएक्शन जो है वो अमेरिका के खिलाफ आया है और यूरोप अमेरिका के साथ टॉक्स भी कर रहा है, लेकिन इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर ये मामला तय ना हुए तो यूरोप से यही बात सामने आ रही है कि वो डिसाइसिव एक्शन अमेरिका के खिलाफ लेंगे। जाहिर है कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं वो अमेरिकी इकोनॉमी को, अमेरिकी लीडरशिप को हिट कर रहा है, यानी सब ने उसके डॉलर के ऊपर ट्रस्ट किया हुआ है। ओवरऑल अमेरिका की छतरी तले सब ने कबूल किया हुआ है। तो एक तो उसकी जो लीडरशिप दुनिया ने मान ली थी वो ट्रस्ट है वो हिट हो रहा है और दूसरी तरफ उसकी इकोनॉमी जाहिर है कि वो भी इससे नुकसान उठाएगी और यूरोप जवाबी टैरिफ लगाने जा रहा है। तो ये कलेक्टिव वेस्ट है जो आपस में इस वक्त गुत्थम गुत्था हो चुका है और इससे वेस्ट जो है वो जाहिर है कि एक दूसरे को डैमेज कर रहा है। तो इजराइल के ऊपर इसका बड़ा रास्त असर होगा, क्योंकि वेस्ट अब खासकर जो यूरोप है उसको अपना उसने देखना है, अपनी इकोनॉमी, अपनी सोसाइटी, अपने मामला। तो इसमें वो माजी का दौर नहीं है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी भेजेगा, असला भी भेजेगा और एक सपोर्ट भी होती रहेगी। तो वहां पर गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी दबाव के अंदर है। दूसरी तरफ यह है कि जो यूक्रेन की जंग है वो बेकाबू हो रही है। ट्रंप जो है वो वहां पर भी फेल हुआ है यूक्रेन की जंग रुकवाने में और नेटो जो है वो रशियन बॉर्डर्स के साथ साथ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, जो कि दुनिया के लिए खौफनाक है। ये जंग शुरू इसलिए हुई है कि नेटो रशियन बॉर्डर से पीछे हटे और नेटो मजीद एक्सपेंशन कर रहा है रशियन बॉर्डर, जहां पर उसकी ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पर भी। अभी एक नया एग्रीमेंट हुआ है जिसको रशिया ने बहुत शदीद रद्दमल दिया है और उन्होंने कहा कि इसको वो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और ये मामला को खराबी की तरफ लेकर जाएगा। अमेरिका और डेनमार्क का नेटो मेंबर हैं, उनका आपस में मुआहिदा हुआ है कि जो डेनमार्क की बेसिस हैं वहां पर अमेरिका अपनी फौज डिप्लॉय कर सकेगा, अपनी जंगी तैयारी जो है वो डिप्लॉय कर सकेगा। तो इसके ऊपर रशिया का बड़ा शदीद रद्दमल आया है कि ये तो रशिया के बॉर्डर्स के करीब मजीद आने की अटेम्प्ट है और इसको वो किसी सूरत जो वो कबूल नहीं करेंगे। तो वहां पर वो मामला यानी यूक्रेन का मामला भी खराब से खराब तर होता चला जा रहा है। तो नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल यह है कि हम एक तरफ गजा की जहरियत देख रहे हैं पिछले 21 महीनों से, जिसने पूरी इंसानियत को शर्मिंदा करके रख दिया है और इंसानियत का एक ऐसा स्याह चेहरा जो है सामने आया है और सदियों तक, फॉर डेकेड्स टू कम, जो इंसानियत है वो इस पर निदामत करती रहेगी कि यहां क्या हुआ फलस्तीनों के साथ। दूसरी तरफ हम यूक्रेन की बेकाबू होती और एक्सपैंड होती जो जंग है वो देख रहे हैं, जिसमें नेटो के बुनियादी मकसद वही है कि रशिया को कोलैप्स करना है, रशिया को तोड़ना है। अच्छा, तो वो जंग आगे बढ़ रही है। तीसरी तरफ अफ्रीका में खाना जंगियां हम देख रहे हैं, अफ्रीका के खौफनाक हालात देख रहे हैं और जो पेन अफ्रीका ने फेस किया है लास्ट सेंचुरी से, कई सदियों से अफ्रीका बहुत पेन के अंदर है और इस वक्त भी वहां पर खाना जंगियां देख रहे हैं। इधर पैसिफिक के अंदर कशीदगी बढ़ रही है, ताइवान के हवाले से सूरत हाल खराब हो रही है। ताइवान इस वक्त तैयारी कर रहा है कि चीन किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमेरिकन फौज ताइवान में डिप्लॉय हो चुकी है, वहां पर डिप्लॉयमेंट जो है वो पैसिफिक के अंदर मिलिटराइजेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि कोरिया की जंग का खतरा बहुत ज्यादा है और इस सारे जंगों और फसाद और सब इसके ऊपर जो है वो तिजारती जंग शुरू हो गई है, जो सबसे बड़ी जंग है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस सबसे ज्यादा हैं। ये जो मिलिट्री वॉर्स हैं, ये तो एक एक मुल्क में जारी है ना, तिजारती जंग के असरात तो पूरी दुनिया के ऊपर हैं, जो कई मुल्कों को दिवालिया कर देंगे, कई गवर्नमेंट्स गिरा देंगे और नए जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी छेड़ेंगे। तिजारती जंग नई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट छेड़ेगी, ये बात ज़हन में रख लें। तो
کرائسس آلریڈی تھا, اس کے اوپر تجارتی جنگ جو وہ چھیڑ دی گئی ہے. تو اب اس سارے ماحول میں یعنی کہ غزہ کی جو جارحیت ہے وہ جاری ہے, اور دنیا کا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ غزہ میں جنگ بندی جو کر دی جائے. اب دیکھیں کیوس میں اسرائیل نے ہمیشہ ایکسپینشن کی ہے, تو موجودہ کیوس میں بھی وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ مزید ایکسپینشن کریں, لیکن یہ چیزیں ان کی کیلکولیشنز کے مطابق نہیں ہو رہی ہیں, بلکہ جو ویسٹ کا کولیکٹیو آپس میں لڑائی ہے, اپنے معاملات ہیں, کولیکٹیو ان کی طاقت کا زوال ہے, اور یہاں پر اسرائیلی فوج کی مکمل شکست ہے, اور ریجن میں جو پاور کا بیلنس بدل رہا ہے. تو بہت سارے فیکٹرز اسرائیل کو شکست کی طرف لے کر جا رہے ہیں. نتن نے جو غزہ میں بروٹل کرائمز کیے ہیں اس کے کانسیکوینسز آئیں گے, اور اس کی جو بھی بروٹیلٹی ہے وہ اس کو انجام سے نہیں بچا سکے گی, نہ ہی اسرائیل کو. حماس ہیز انلیشڈ سم آف دی ویری پاورفل اٹیکس آن اسرائیل, جس میں نان سٹاپ ان کی کیجوالٹیز ہو رہی ہیں. ابھی ناظرین کچھ بڑے حملوں میں 2 اسرائیلی فوجیوں کی اور دو فوجی ہلاک ہوئے, اور کئی اسرائیلی فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں. اس میں ساتھ حماس نے اسرائیلی فوجیوں کو جنگی قیدی بنانا شروع کر دیا, یعنی یہ آخری سطح کی ذلت ہے اسرائیلی فوجیوں کا جنگی قیدی بننا. دنیا کی ون آف دی موسٹ پاورفل فوج کہلانے والی حماس کے ہاتھوں جنگی قیدی بن رہی ہے. یہ ان کی ذلت کی آخری انتہا ہے, اور حماس نے وہ آپریشن شروع کر دیے ہیں. ابھی کیا ہوا ہے کہ ایک فوجی کو انہوں نے جنگی قیدی بنانے کی اٹیمپٹ کی, تو اسرائیلی فوج نے ہنی بال ڈائریکٹو کے تحت اپنے فوجی کو مار دیا. یہ دنیا میں کسی فوج کا یہ قانون نہیں ہے, صرف اسرائیلی فوج کا ہے. اگر ان کا کوئی بندہ جو ہے وہ اس طرح سے دوسروں کے ہاتھ میں جانے لگے, قیدی بننے لگے, تو وہ اس کو خود ہی گولی مار دیتے ہیں. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا, صرف اسرائیل میں ہوتا ہے. جو 7 اکتوبر میں 1200 ان کی کیجوالٹیز ہوئی, بعد میں یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ سینکڑوں لوگ انہوں نے خود مارے اسی ہنی بال ڈائریکٹو کے تحت. سینکڑوں لوگ انہوں نے خود مارے ہیں. یہ اکتوبر 7 کی جو انویسٹیگیشن رپورٹس ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر چکے ہیں. تو جنگی قیدی بنانے لگے حماس, اور انہوں نے خود اپنا فوجی مار دیا. تو 3 فوجی یہاں پر کچھ دیر پہلے جب وہ مارے گئے, تو اندرونی طور پر غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور نتن کو یہ کسی بھی ٹائم اب اسرائیلی سیٹلرز اٹھا کر باہر پھینک سکتے ہیں. وہ تحریک اچانک شروع ہوگی اور وہ گھنٹوں کی ہوگی, اور بس وہ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے, کیونکہ مسلسل ہلاکتیں ہو رہی ہیں, مسلسل جو ہے وہ باڈیز اسرائیل واپس آ رہی ہیں. اسرائیلی میڈیا ایٹ لیسٹ 2 soldiers killed, دس از ہیوج. کم سے کم 2 فوجی کنفرم مارے گئے, اس سے زیادہ بھی تعداد ہو سکتی ہے. ایٹ لیسٹ 2 soldiers killed اسرائیلی میڈیا, اور اینٹی ٹینک میزائل جب ان کے اوپر فائر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک آرمرڈ پرسونل کیریئر ہٹ ہوا ہے, اس کی ابھی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں. کیرینگ اسرائیلی سولجرز, یہ نارتھ آف خان یونس میں ہٹ ہوا ہے. اب اس میں کتنے ہلاک ہوئے, کتنے زخمی ہوئے, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن اسرائیلی میڈیا یہ کنفرم کر رہا ہے کہ ایک جگہ پر 2 اسرائیلی فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے, دس از ہیوج. اور سولجرز کلڈ and the Hannibal procedure was implemented to thwart a soldier kidnapping operation east of the Gaza city. غزہ کے ایسٹ میں ایک اسرائیلی فوجی کو جنگی قیدی بنایا جا رہا تھا, تو اسرائیلی فوج نے اپنے ہی فوجی کو مار دیا, تو اس طرح سے 3 ہو گئے. اب اندازہ کریں نا کہ ذلت اور رسوائی اور شکست کی اور اپنی طاقت کے ایکسپوز ہونے کی یہ آخری سطح ہے جس کو اسرائیل اس وقت چھو رہا ہے. فرسٹ بیٹل بٹوین دا آکوپیشن اینڈ دا ریزسٹنس ان دا غزہ اسٹرپ. اس وقت شدید ترین لڑائی جو ہے وہ مختلف لوکیشنز کے اوپر اس وقت جاری ہے. ابو عبیدہ کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے آج. ناظرین الدیف جو کہ کمانڈر ان چیف تھے, ان کی آج برسی ہے, 1 سال ہو گیا ان کی شہادت کو. اور آپ ذرا اندازہ کریں کہ مین جو لیڈرشپ ہے حماس کی وہ تو شہید ہو گئی ہے. یحییٰ سنوار شہید ہو گئے ہیں, محمد الدیف اور ان کے ساتھ بہت سارے دیگر کمانڈر, تمام جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ شہید ہو چکی ہے. پھر اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے. آپ آج اس بات کو نوٹ کریں کہ اسیسینیشنز کر کے اسرائیل کیا کرتا ہے, ہی اونلی میکس ہیڈ لائنز. صرف وہ ہیڈ لائنز کریٹ کرتا ہے, صرف وہ ہیبت کریٹ کرتا ہے کہ پتہ نہیں اسرائیل نے کیا کر دیا. اب یحییٰ سنوار کو شہید کیا تو پتہ نہیں اسرائیل نے کیا کر دیا. اسماعیل ہانیہ کو, وہ شخص جو نیگوسیشنز کر رہا تھا, اس کو شہید کر لیا اور کہا کہ پتہ نہیں کیا اسرائیل کی طاقت ہے. تو وہ صرف اس طرح کی اسیسینیشن جو کہ انتہائی باربیرک اور انتہائی آپ کہہ لیں کہ بروٹیلٹی ہے, سفاکیت ہے, اس طرح سے لیڈران کو اسیسینیٹ کرنا. یہ ایک لمبی تاریخ ہے اسرائیل کی. حزب اللہ, حماس, ان کی لیڈرشپ کو اسیسینیٹ کرنا. کیا ان کی تحریک رک گئی ہے؟ کیا حماس اور حزب اللہ نے سرنڈر کر دیا ہے؟ کیا حماس کی جدوجہد رک گئی ہے؟ تو یہ اسیسینیشنز ان تحریکوں کو روک ہی نہیں سکتی ہیں. ان کے فائٹرز کی ٹریننگ ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے ایک جانے سے رک نہیں سکتا ہے معاملہ. تو وہ اسیسینیشنز حماس کو نہیں روک سکتی ہیں, نہ ہی ریزسٹنس کو روک سکتی ہیں. اسرائیل صرف اس سے اپنی ہیبت طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو اس کو شکست ہے اس کو وہ چھپانے کے لیے ایسی اسیسینیشنز کرتا ہے. تو آج 1 سال ہو گیا ہے, اور اب دیکھیں حماس لڑ رہی ہے, آج ان کی زیادہ ہلاکتیں ہو رہی ہیں اسرائیل کی. ابو عبیدہ کمانڈر روٹ پیلسٹائنز فائنل لبریشن چیپٹر. محمد الدیف جو ہیں انہوں نے فلسطین کی آزادی کا فائنل چیپٹر لکھا ہے. ٹھیک ہے, اور ان کا جو راستہ ہے اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں. اینڈ آر انفلکٹنگ اسٹریٹجک لاسز آن دا آکوپیشن. محمد الدیف کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں جنہوں نے فلسطین کی آزادی کا آخری چیپٹر لکھا ہے, اور ہم شدید جانی نقصان جو ہے اسرائیل کو پہنچا رہے ہیں. کوئی ایسا ٹول نہیں ہے جس کو استعمال نہ کیا گیا ہو. دنیا میں کوئی ایسا ظلم نہیں ہے, ویسٹ کی کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے, کوئی ایسے ریسورسز نہیں ہے, کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اسرائیل کو میسر نہ آئی ہو. اسرائیل کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے غزہ کو شکست دینے میں, ٹھیک ہے نا, اپنی طاقت استعمال کرنے میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے.
लेकिन उसके बावजूद उसको अपने डिक्लेयर्ड गोल्स अचीव नहीं कर सका। आज नई रिपोर्ट सामने आई है कि कैसे वहां पर घरों को डिमोलिश किया जा रहा है, फिर कैसे उनको एक एक बिल्डिंग का पे किया जाता है। ये अमेरिकन और सीआईए के लोग और कॉन्ट्रैक्टर्स और पता नहीं किस किस को गजा में दाखिल किया हुआ है। सिर्फ इजराइल वहां पर नहीं है, इन्होंने वो पूरा जो है ना वेस्ट कोस्ट में दाखिल किया हुआ है। गाजा फ्लैटेंड फॉर पे नॉट नीड, इजरायली ऑक्युपाइड फोर्सेस रिवार्ड ऑपरेटर्स फॉर ईच रियून। एक एक बिल्डिंग के हवाले से पे किया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ इजरायली बुलडोजर्स, एक्सकेवेटर्स एंड आर्मर्ड D9 bulldozers continue their relentless work to make Gaza unlivable for years ahead। यानी ये काम मुसलसल 24 आवर्स वहां पर हो रहा है। हंड्रेड्स ऑफ बुलडोजर्स हैं, एक्सकेवेटर्स हैं, वो डिमोलिश कर रहे हैं, और कंट्रैक्टर्स और सीआईए के लोग और अमेरिकन और पता नहीं कौन कौन वहां पर दाखिल हुआ हुआ है। एक बिल्डिंग जो अगर 3 मंजिला है उसको गिराने के लिए $750 मिलते हैं। अगर उससे ज्यादा बड़ी है तो फिर उसके तकरीबन $1500-1600 है वो पे किए जाते हैं एक बिल्डिंग के। और जो पेमेंट स्कीम है कि एक एक बिल्डिंग का उन्होंने पे करना है, तो जाहिर है कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स अंदर आए हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, टू डिमोलिश एज मेनी बिल्डिंग्स एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स और ज्यादा से ज्यादा जल्दी वो कोलैप्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस वॉर फ्रॉम द बिगिनिंग वो इसराइल की जंग नहीं थी, ये पूरे वेस्ट की जंग थी। और अब तो उनके लोग देखें बूट्स ऑन ग्राउंड हो चुके हैं एक तरह से। ये तो इसके ऊपर तो पर्दा पड़ा हुआ है, इस बात को कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। भाई अमेरिकन नेशनल वो डायरेक्टली गजा में उतर चुके हैं। इससे अगली बात और क्या हो सकती है? क्या वो अमेरिकन गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर आए हुए हैं? क्या अमेरिका को पता नहीं है कि यहां पर उनके लोग हैं? तो वो अमेरिका की गवर्नमेंट के क्या मर्जी के बगैर आए और सीआईए के लोग और उनको पता नहीं है कि हमारे लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? तो ये उनकी मर्जी के साथ आए हुए। तो अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड हो चुके हैं। आप जरा अंदाजा तो करें, एक गजा जिसके ऊपर जेनोसाइड मुसल्लत की गई है उसको हराने के लिए कौन सा ऐसा टूल है जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ? और अल्टीमेटली आप क्या कहेंगे कि गजा हार गया है? अब आप जरा अंदाजा कर लें कि तो फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है उसने कहा है कि इजरायली रफा प्लान इज एथनिक क्लींजिंग डिस्गाइज्ड एज एड। गार्डियन को इंटरव्यू देते हुए फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना ये एथनिक क्लींजिंग है, ये वॉर क्राइम है। गार्डियन को उन्होंने इंटरव्यू दिया। तो अंदरूनी तौर पर भी नेतन्याहू आइसोलेट हो चुका है, वहां ट्रंप आइसोलेट हो चुका है अपने तमाम फैसलों में। और जो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी, अब गार्डियन लिख रहा है कि एथनिक क्लींजिंग हो रही है। तो ये जो इनके सारे मंसूबे हैं ना, देखें शिकस्त को वो तस्लीम नहीं कर पा रहे ना, एक अना है, तकब्बुर है कि और इस बात को नोट करें, सीज फायर सिर्फ सीज फायर नहीं होगा, उसके साथ फलस्तीनी रियासत का ऐलान जुड़ा हुआ है। तो अगर आज ये सीज फायर का अनाउंस करते हैं तो आगे फौरी रिकंस्ट्रक्शन होनी है, फलस्तीनी रियासत का अनाउंस होना है। तो इसलिए ये एक आर पार की लड़ाई है, एक हतमी जंग है जो यहां पर जारी है। इसको वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आगे साथ ही फलस्तीनी रियासत का अनाउंस करना है। तो वो जोर लगा रहे हैं और अपना लगाएं जोर, जो उन्होंने क्राइम्स किए हैं आखिर उसका हिसाब किताब भी होगा। और इजराइल इस रास्ते के ऊपर कभी जीत नहीं सकता है, यह वक्त साबित करेगा। ईरान ने कहा है कि एस्केलेशन हो सकती है, दोबारा से ईरान की जंग हो सकती है, रीजनल वॉर की तरफ मामला जा सकता है। और उन्होंने डिफेंड किया है कि जो हमने अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया, हमने सही निशाना बनाया और अगली बार फिर निशाना बनाएंगे। हम सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन हम इस चीज को अफोर्ड नहीं करेंगे कि हमारे ऊपर कोई हमला करे और फिर हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए कि तुम वहां हमला नहीं करो, वहां नहीं करो। हम सब पर हमला करेंगे जहां अमेरिकन बेसिस होंगे और जो हमारे ऊपर अटैक करेगा। ईरान डिफेंड्स रीजनल पॉलिसीज, वार्न्स ऑफ एस्केलेटिंग एग्रेशन इन गाजा। गजा में चूंकि ये बमबारी कर रहे हैं और ये जिस तरह से डिमोलिश कर रहे हैं और सीज फायर नहीं कर रहे हैं, तो गजा में अगर जंग नहीं रुक रही तो ईरान कह रहा है कि फिर रीजनल वॉर के लिए दोबारा खिता तैयार हो जाए और दुनिया तैयार हो जाए। ईरान डिफेंड्स इट्स स्ट्राइक्स ऑन यूएस बेसिस। ये मामला दरमियान में चल रहा है ना, अभी खत्म तो पूरी तरह से नहीं हुआ, दौरे भी हो गए, सारा कुछ हो गया, लेकिन वो मामला कहीं दरमियान में है जो यूएस बेसिस पर हमला हुआ। तो उन्होंने डिफेंड किया कि हमने बिल्कुल सही किया है, एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस है ये। वार्न्स अगेंस्ट एस्केलेटिंग इजरायली एग्रेशन इन गाजा। इसराइल जो वहां पर बमबारी कर रहा है, एड सीकर्स के ऊपर हमले कर रहा है, तो ये इजरायली एग्रेशन जो है इसकी एस्केलेशन खित्ते में इसके नतीजे आएंगे। एंड कंडेम्स वेस्टर्न न्यूक्लियर पॉलिसीज व्हाइल रूलिंग आउट न्यू नेगोशिएशंस विदाउट फर्म गारंटीज। और कोई हम अमेरिका के साथ दोबारा मुज़ाकरात नहीं करने जा रहे अनटिल एंड अनलेस कि हमारे सामने कुछ गारंटीज रखी जाएं। तो वो ईरान का अपर हैंड हुआ इन 12 दिनों की जंग से, अमेरिका और इजराइल का अपर हैंड नहीं हुआ। सीरिया में देखिए, सीरिया मुकम्मल तौर पर स्टेबल नहीं है, फिर वहां पर पता नहीं कौन कौन सी खुफिया डील्स हुई हैं। फिर अमेरिका क्या चाहता है अलशरा से, वो अलशरा जो खुफिया मुलाकातें कभी यूएई में इजराइल से कर रहा है, कभी आज़रबाईजान के अंदर इजराइल से कर रहा है, क्या चीजें वहां पर तय हो रही हैं कुछ पता नहीं है। पर यही अलशरा जिसने ईरान पर हमले को कंडेम नहीं किया, अभी तक गजा के हवाले से इसने एक कंडेमनेशन जारी नहीं की है। तो अलशरा किस लिए लाया गया है, क्या मकसद है? और सीरिया जब स्टेबल नहीं है, अभी फिर वहां पर क्लैशेस शुरू हो गए। और आप जरा देखिए, फिर क्लैशेस ब्रेक आउट इन सीरिया स्वेदा, ये सदरन का इलाका है, लीडिंग टू डिस्प्लेसमेंट 37 लोग जो है वो जानों से गए हैं। वायलेंट क्लैशेस बिटवीन दरूज फैक्शंस एंड बदीन ट्राइब्स इन सवेदा, सदरन सीरिया।
local groups blame the government for escalating insecurity and declare general mobilization. This is very important and very dangerous. इसको रोकने की जरूरत है. दरूस की लड़ाई हो रही है और बदीन जो कबाल हैं उनकी लड़ाई हो रही है, और उन्होंने इल्जाम लगाया है अल-शरा की गवर्नमेंट के ऊपर कि ये एस्केलेट कर रही है सूरत हाल को और इसने इनसिक्योरिटी पैदा की है जिससे ये मामलात हो रहे हैं. 37 सीरियंस, 37 शामी लोग अपनी जानों से गए हैं. तो ये कोई मतलब शाम के लोगों को क्या हासिल हुआ है? उनकी जानें तो अभी भी जा रही हैं. तो दरूस की और कबाल के आपस में लड़ाई, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि अल-शरा की वजह से इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई है, और दोनों ने जनरल मोबिलाइजेशन का अनाउंस किया है, यानी अपने लोगों का कि वो हथियार उठाएं. सीरियन फोर्सेस लॉन्च सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन सवेदा, बॉम्बिंग विलेजेस के ऊपर दमास्कस अथॉरिटीज ने बॉम्बिंग शुरू कर दी है. अब आप जरा अंदाजा कर लें, अल-शरा साहब की हिकमत अमली पर अंदाजा कर लें. अपने ही लोगों के, अपने ही विलेजेस के ऊपर बमबारी कर रहा है. इजराइल के खिलाफ इसने एक गोली नहीं चलाई, उनके साथ खुफिया मुलाकातें कर रहा है. ज्वाइंट सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट सवेदा में शुरू कर दिया टू रिस्टोर स्टेट अथॉरिटी एंड कन्फ्रंट आर्म्ड ग्रुप्स एज कॉल्स फॉर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ग्रोज अमिड सिविलियन कैजुअलिटीज. शामी आम जो लोग हैं, सिविलियंस हैं, वो जानों से जा रहे हैं. रिलीजियस लीडर डिमांड्स इंटरनेशनल प्रोटेक्शन. कौन से रिलीजियस लीडर्स? जो दरूज लीडर्स हैं, उन्होंने इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की बात की है. कौन सा इंटरनेशनल प्रोटेक्शन? इजराइल की बात की जा रही है. इजराइल को वो कह रहे हैं कि देखें हमारे ऊपर ये हो रहा है तो आप आए. तो अब ये पता नहीं मामला किस तरफ जाएगा, ये मजीद आगे बढ़ता है या इसको दबा लिया जाता है, जो भी है, लेकिन लोगों की जानें तो चली गई और मामला वहां पर मुकम्मल स्टेबल नहीं है. ये हर चौथे दिन वहां पर कोई ना कोई क्लैशेस जब वो हो रहे होते हैं, तो किसी दिन ये ऐसे फैल सकते हैं कि फिर वो खाना जंगी का खुदा ना खास्ता एक नया फेज शुरू हो सकता है. रशिया इन टॉक्स ओवर मिलिट्री बेसिस इन सीरिया विद न्यू गवर्नमेंट. रशिया के हवाले से खबर है कि वो इन टॉक्स है मिलिट्री बेसिस, और जो उसकी प्रेजेंस है उस हवाले से उनकी टॉक्स अभी जारी हैं. जो तिजारती जंग है उसमें अमेरिका और यूरोप का आपस में फड्डा पड़ गया है. जो वेस्ट के ममालिक है उनका फड्डा पड़ गया है. सबसे इंपॉर्टेंट यूरोपीय यूनियन है. अगर यूरोपीय यूनियन रिस्पॉन्ड करता है तो यह तो बहुत बड़ा एक आप कह लें कि फ्रंट खुल जाएगा और बहुत बड़ी जंग होगी. अगर यूरोपीय यूनियन भी जवाबी टैरिफ लगा देता है, दोनों तरफ की जो इंडस्ट्रीज है मुतासर होने जा रही हैं. अमेरिकी टैरिफ से यूरोपियन, और यूरोपियन से जो है वो अमेरिका की जो इंडस्ट्री है और जो ट्रस्ट है. और यूरो को वो कह रहे हैं कि हम अब मतलब डी-डॉलराइजेशन अब खुद यूरोप को करना पड़ गई है. यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे ज्यादा शिकार खुद यूरोप हो गया है, और यूरोप ने जो कुछ अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया में किया है वो भी सबके सामने है, वो तारीख भी सबके सामने है. तो अब यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और डॉलर का खुद शिकार यूरोप हो गया है. अब वो कह रहे हैं कि यूरो को और इसको जो वो मजीद मजबूत किया जाए. मैक्रोन का बड़ा सख्त तरीन रिएक्शन जो वो आया. पहले हेडलाइन जरा देखिए. EU scrambles to respond US tariff threat as Trump promised major statement on Russia. European Union to push for deal ahead of Trump deadline on tariff, says Van der Leyen. Macron warns Washington of European response to Trump tariff. Overall यूरोपियन का रिस्पॉन्स आने वाला है. मैक्रोन का सख्त तरीन रिएक्शन आया. Macron calls on Europe to suspend investment in United States after Trump tariff shock. World leaders respond to latest Trump tariff threat against the EU and Mexico. Macron's call on European Union to defend European interest resolutely from Trump tariffs. अब मैक्रोन तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट यूरोप और मजबूत यूरोप की बात कर रहे हैं. अभी जो बर्तानिया का दौरा हुआ उसमें भी बुनियादी मौजू यही था कि अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं किया जा रहा और यूरोप दोबारा से इंडिपेंडेंट और मजबूत इस तरह से होकर सामने आए. तो यूरोपीय यूनियन बातचीत तो कर रही होगी अमेरिका से, और वो ये चाहते हैं कि ये ट्रेड वॉर खत्म हो जाए किसी तरीके से, लेकिन ट्रंप ने दोबारा लगा दिए हैं. अब क्या ये मामला सेटल होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ 1 महीना लगेगा अमेरिकी एम्पायर को नीचे आने में, बस इतना ही है, क्योंकि ये ममालिक अफोर्ड नहीं कर सकते. और अगर ये आज मामला हल हो भी जाए तो दूसरी बार ट्रंप के टैरिफ लगाने से वो ट्रस्ट मेरे ख्याल के बिल्कुल ही खत्म हो गया. पहले जो अटेम्प्ट ट्रंप ने की उससे डैमेज हुआ, फिर ट्रंप ने वापस ले लिए तो कहा कि चलो ठीक है एक बार हो गया, गलती हो गई. अब दोबारा लगाने से तो इन सबको जो है वो अंदाजा हुआ है कि अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है. तो ये तेजी से मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा. मैक्रोन की देखिए, मैक्रोन की और यूरोप की ये स्टेटमेंट्स आना कि हम अमेरिका के ऊपर जवाबी और डिसाइसिव रिस्पॉन्स करेंगे. जर्मनी का भी ये रिस्पॉन्स आया, तो ये तो बड़ी मतलब गैर मामूली बात है ना कि वेस्ट इस सतह पर आपस में लड़ रहा है, यूरोप और अमेरिका. तो यूएस शिप बिल्डिंग वॉज डीपन एज टैरिफ आउटडेटेड पॉलिसीज बैकफायर. ट्रंप साहब की जो पॉलिसीज हैं वो ऑलरेडी बैकफायर होना शुरू हो गई हैं. यूएस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है वो डीप चैलेंज फेस कर रही है एज चाइना डोमिनेट कर रहा है ग्लोबली. और ट्रंप का जो टैरिफ है विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग द ग्लोबल शिपिंग कंपनी, ग्लोबल शिपिंग जो सारा मार्केट है वो बैकफायर कर रहा है. ट्रंप साहब की पॉलिसीज जो है वो बैकफायर कर रही हैं. अच्छा जी, डेनमार्क के साथ माहिदा हुआ है. 3 बेसेस जो है स्ट्रेटेजिक बेसेस वो अमेरिका के पास होंगी. ये ट्रूप्स डिप्लॉय कर सकेंगे, अपनी फौज डिप्लॉय कर सकेंगे, और डेनमार्क के पास बड़ी लिमिटेड अथॉरिटी होगी इन बेसेस को सर्वेलेंस करने के लिए, देखने के लिए कि यहां पर अमेरिका क्या कर रहा है. रशिया ने कहा कि ये मतलब ट्रंप के आने के बाद रशिया का बड़ा सख्त तरीन रद्द अमल आया. ये पहला ऐसा इकदाम है. रशिया ने कहा कि किसी तौर कबूल नहीं है हमें. रशिया स्लैम्स यूएस डेनमार्क मिलिट्री पैक्ट एज थ्रेट टू इट्स सिक्योरिटी.
رشیا نے اس عمل کو اپنے لیے خطرہ جو ہے وہ قرار دے دیا ہے. It could intensify military tensions along its western frontier and further entrench NATO presence near Russian border. یوکرین کی جنگ جاری ہی اس وجہ سے کہ وہ جو ایسٹرن فلینک ہے نیٹو کی، جو ایسٹرن جو ایکسپینشن ہے رشین بارڈرز کی طرف وہ نہ ہو، اس پر یہ جنگ ہو رہی ہے. اور وہ ویسٹرن بارڈرز کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، نیٹو ویسٹرن بارڈرز کی طرف بڑھ رہا ہے، بالٹک سی کی طرف بڑھ رہا ہے. جو جنگ کا کاز ہے وہ اس کو ختم نہیں کر رہے ہیں، اس کو مزید ہوا دے رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا بھائی؟ رشیا تو اس وجہ سے آلریڈی جنگ میں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ تائیوان کو اسلحہ دے رہے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ جس کاز کی وجہ سے جنگ میں آلریڈی رشیا اتر چکا ہے، یعنی اس کو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، وہ اسی چیز کو ہوا دے رہے ہیں. اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ 3 strategic Danish military bases ہیں، troops کو وہ اسٹیشن کر سکیں گے. Danish authorities will have limited power to oversee and regulate US military activities on their soil. اس کے ساتھ آخری خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے اپروو کر دیا ہے پیٹریٹ میزل ٹو یوکرین بلز EU فار کاسٹ. ٹرمپ جو ہے نا، اس کے بارے میں ڈاکٹرز نے رپورٹ دی اور جان بولٹن کی رپورٹ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور ڈومیسٹک اور انٹرنیشنلی ایک بھی اس کی پالیسی جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہیں لائی، البتہ کیوس اور وہ ساری چیزیں لے کر آئی ہے. اب اس نے 24 گھنٹوں میں یوکرین کی جنگ رکوانے کا دعویٰ کیا تھا. آج اس نے مزید اسلحہ دینے کا اعلان کر دیا، لیکن اس میں نئی بات ہے. اچھا جی، وہ پے کرے گا یورپی یونین پے کرے گا. اچھا، اس کا بیانیہ یہ تھا کہ یوکرین کی جنگ میں روز لوگ مر رہے ہیں، اس لیے فی الفور یہ جنگ رکنی چاہیے. اچھی بات ہے. آج بیانیہ یہ ہے کہ اسلحہ ہم دے رہے ہیں لیکن پے یورپ کرے گا. آج وہ اس کو یہ بتا رہا ہے اپنے ووٹرز کو کہ دیکھو پے تو ہم نہیں کر رہے ہیں نا، اسلحہ دے رہے ہیں تو کیا ہوا، پے تو ہم نہیں کر رہے ہیں. تو وہ لوگوں کے مرنے سے اب وہ پیسوں میں معاملہ جو ہے وہ آ گیا. اور یورپی یونین جو ہے وہ سوچے ذرا، ایک طرف امریکہ ٹیرر بھی لگائے گا، پھر جو اسلحہ یوکرین کو بھیجنا ہے وہ بھی یورپ پے کرے گا. تو یورپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ڈرین ہو رہا ہے، بالکل ڈرین ہو رہا ہے اس کی اکانومی. اس کے لوگ تو قبول نہیں کرتے جنگ کو اور نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، آگے بڑھے. تو بہرحال یہ ایک بڑے کرائسس ہیں دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں. اور وجہ کیا ہے ایسے بڑے کرائسس کی وجہ کیا ہے؟ جنگیں، خاص کر وار آن ٹیرر، خاص کر مڈل ایسٹ کی جنگیں جو نتنیاہو نے چھیڑی ہیں، اور ابھی 21 مہینوں کی جنگ نے کتنا زیادہ متاثر کیا ہے اس جارحیت نے. تو یہ اس وقت کی تازہ صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے لگا کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.